रुख करते हैं यूपीए का, क्योंकि इस वक्त इस गठबंधन में कहीं ना कोई दिक्कत बार बार उठती नजर आती है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो बार बार धमकाती हैं सरकार को भी और गठबंधन की, और अब आंखें तरेड़नी शुरू की है एनसीपी ने भी। हालांकि शरद पवार की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई अब से कुछ देर पहले सुबह 9 बजे, और उस बैठक के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से बात की, जिसके बाद ये बात कही गई कि सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ मुद्दे लेकिन जरूर बाकी हैं जिनको सुलझाया जाना अभी भी बचता है। आखिर चल क्या रहा है और अब किस तरह से समीकरण बन या बिगड़ रहे हैं एनसीपी और कांग्रेस के बीच, ये चर्चा हम इस वक्त करेंगे और हमारे साथ होंगे हमारे दो संवाददाता। मुंबई से जुड़ रहे हैं साहिल जोशी और दिल्ली में इस वक्त हमारे साथ हैं संदीप सोनवालकर। शुरुआत मुंबई से कर रहे हैं साहिल। एक बात तो जरूर कही प्रफुल्ल पटेल ने कि दरार की जो बातें हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वो ना की जाए, कोई दरार नहीं है, लेकिन हां हमारे इश्यूज हैं जिन्हें रिजॉल्व करना बाकी है। तो मजबूरी दोनों तरफ से है, कांग्रेस की भी मजबूरी है साथ रखे रखना एनसीपी को, और एनसीपी के लिए भी इतना आसान नहीं है यूपीए का साथ छोड़ देना। जी बिल्कुल रितुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर गठबंधन में है तो महाराष्ट्र में उनकी जो साझा सरकार चल रही है 1999 से, ये थर्ड टर्म उनका चल रहा है, और उसके वजह से जाहिर सी बात है कि उनके लिए काफी मुश्किल होगा कि अगर वो केंद्र में अगर कांग्रेस के खिलाफ चले जाते हैं तो महाराष्ट्र की सत्ता पर भी उसका असर पड़ सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि यूपीए 1 के कार्यकाल में हमने देखा होगा कि शरद पवार ने कई बयानबाजी की थी कांग्रेस के खिलाफ, सोनिया गांधी के भी खिलाफ, या फिर जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसके खिलाफ। लेकिन यूपीए 2 में आपने देखा होगा कि शुरुआत के 2 साल शरद पवार काफी एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह शांत बैठे रहे, क्योंकि कांग्रेस 200 का आंकड़ा पार कर चुकी थी और कांग्रेस यूपीए 1 के मुकाबले ज्यादा ताकतवर थी यूपीए 2 में। फरवरी में जब हमने उनके साथ इंटरव्यू किया था तब उन्होंने एक थोड़ी बहुत सुगबुगाहट इस मामले में दी थी कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कमिटी जो वो यूपीए 2 में कांग्रेस ने नहीं रखी है, क्योंकि कांग्रेस ने 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है और कांग्रेस को अब लगता है कि अपने बलबूते पर वो बाकी पार्टियों को एक साथ खींच सकती है। लेकिन पिछले 2 साल में अलग अलग जो स्कैम्स निकले, जिसके वजह से कांग्रेस के अलग अलग नेताओं पर जिस तरीके से वार हुए, अन्ना हजारे का आंदोलन, ये सारी चीजों की वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं एक संगठन के तौर पर वीक हुई। कांग्रेस की जो पकड़ थी सरकार पर वो कहीं ना कहीं वीक हुई, जिसका फायदा एक तरीके से अब एनसीपी उठाना चाहती है। उनको पता है कि साहिल एक चीज और भी है, अगर हम राज और उद्धव को देखें, ये दोनों भाई भी अब साथ आते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो छोटा ही डेंट मारे लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन असर इसका भी पड़ेगा, शायद ये चिंता भी सता रही होगी। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति एनसीपी के दिमाग में सबसे आगे होती है जब वो केंद्र की राजनीति करना चाहती है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से समीकरण बदलते हैं, उनको पता है कि उसका फायदा वो कांग्रेस पर एक बोझ बढ़ाने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके की चीजें राज और उद्धव के बीच अभी हो रही है, उसका राजनीतिक मतलब कितना निकल पाएगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डायलॉग दोनों के बीच में शुरू हो चुका है। इसका भी प्रेशर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर बढ़ाना चाहते हैं। एनसीपी की पूरी ताकत जो है पूरे देश में अगर देखें तो केवल और केवल महाराष्ट्र में है, बाकी जगह की जो चीजें हैं वो बहुत छोटी छोटी है, तो पूरा उनका जो दबाव रहेगा वो महाराष्ट्र के सरकार पर रहेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को लेकर भी एनसीपी की कई शिकायतें हैं। एनसीपी के कई मंत्रियों के साथ पृथ्वीराज चव्हाण की तू-तू मैं हो चुकी है कैबिनेट की मीटिंग में। जो ऐसे हालत में पृथ्वीराज चव्हाण जो उनको यहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी माना जाता है कि शरद पवार को मंजूर नहीं था। यही बात कहीं ना कहीं सोनिया गांधी से वो कह रहे थे कि जो अपॉइंटमेंट्स होती है उसमें एनसीपी को पूछा नहीं जाता, क्योंकि एनसीपी पूरे गठबंधन को अगर देखे यूपीए के तो छोटी पार्टी साबित होती है। 7 से 9 के उनके सांसद है, जिसकी वजह से उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। ये शिकायत उनकी पार्टी में लगातार पनप रही थी और उसकी वजह से आखिरकार शरद पवार ने ये मौका साधा है। उनको पता है कि ये मौका अच्छा है, यहां पर हम अटैक कर सकते हैं और ये कहीं ना कहीं कुछ लेने की कोशिश है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस वक्त ये मामला पूरी तरीके से खत्म हुआ है। जिस तरीके से प्रफुल्ल पटेल कह रहे थे कि सोमवार को एक बार मीटिंग होगी और उसके बाद हम आगे की बात भी तय करेंगे, तो कुल मिलाकर ये मामला इतने जल्दी खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहा है। जी, और यही बात बिल्कुल हमारे संवाददाता संदीप भी कह रहे थे कि ये मामला अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। संदीप, अगर टाइमिंग को देखें, बार बार ममता बनर्जी हमला करती है और भले ही हमले से उबर जाए उस हमले से कांग्रेस, लेकिन ये जरूर दिख जाता है कि थोड़ी देर के लिए बैकफुट पे जरूर आ जाती है। तो क्या बड़ी सोच समझ के ये टाइम भी चुना गया, क्योंकि एनसीपी को भी मालूम है कि इस वक्त वैसे ही थोड़ा सा हिली हुई थी कांग्रेस ममता बनर्जी के बार बार के हमलों से, तो उन्होंने भी अपना अटैक कर दिया। देखिए, कांग्रेस को संभलने का मौका नहीं देना चाहती है एनसीपी। टाइमिंग ऐसा है कि राष्ट्रपति चुनाव में तमाम दल सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं। जेडीयू सरकार के साथ नजर आया, एसपी सरकार के साथ नजर आया, बीएसपी सरकार के साथ नजर आया, तो कांग्रेस का आत्मविश्वास अचानक बढ़ गया था। ऐसा लगने लगा कि उपराष्ट्रपति पद में कांग्रेस ने किसी से बात ही नहीं की और तय कर लिया कि हामिद अंसारी को बनाना है।
एनसीपी को निश्चित तौर पर लगा कि ऐसा टाइमिंग है, कांग्रेस संभल गई, राहुल आने वाले हैं, कांग्रेस को लगता है कि वो उठाड़ पे आएंगे और एक तरीके से फिर से छा जाएंगे। इस समय पर हमला किया है ताकि कांग्रेस को संभलने का मौका न मिले और एनसीपी को किनारे न किया जाए। ये संदेश साफ तौर पर पवार दे रहे हैं कि गठबंधन के जो सहयोगी मौजूदा है उनको किनारे न किया जाए। डीएमके वैसे बैकफुट पर है क्योंकि 2G के चलते ममता को इन्होंने किनारे किया, अब ये एनसीपी के निशाने पर थे। जाहिर तौर पर टाइमिंग और उनको लगा कि राजनीतिक फायदा, ये दोनों देखकर पवार ने हमला किया। जी, और अगर हम यूपीए की वैसे बात करें, ममता बनर्जी हमेशा से मुसीबत बनी रही है, एनसीपी ने भी अपनी बात रखी है, लेकिन जो बात आप कह रहे थे, क्योंकि इस बार कांग्रेस बहुत सारी सीट्स लेकर यूपीए 2 की सरकार बनी थी, तो सारे जितने एलाइज थे वो हमको बहुत चुप चुप और शांत शांत नजर आए, लेकिन चुनाव अब पास हैं, 2014 बहुत दूर नहीं है। ऐसे में समीकरण अब धीरे धीरे बदलते हुए दिख रहे हैं। ये कितना मुश्किल संकेत हो सकता है कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस को समझना होगा कि अगली सरकार गठबंधन के साथ बनेगी। यही संदेश तमाम छोटे दल देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को संदेश दे रहे हैं कि गठबंधन दलों को माने, उनके साथ अगली सरकार की कोशिश करें। यह न करें कि कांग्रेस में युवराज का राज तिलक हो रहा है तो कांग्रेस पूरी ताकत से लौट आएगी। ऐसा कोई कांग्रेस हिमाकत न करे, ऐसा कोई फैसला न करे, इसलिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। साफ तौर पर एनसीपी बार बार कह रही है कि कांग्रेस तय करे 2 साल बाद चुनाव होना है, कैसे गठबंधन चलना है, कैसे सरकार चलनी है और अगली रणनीति क्या होगी। यानी 2014 की तैयारी में एनसीपी भी उतर आई है। ऐसा ना लगे कांग्रेस को कि सपा का साथ मिल गया, बीएसपी का साथ मिल गया, लेफ्ट के साथ चले गए तो पुराने सहयोगी छोड़ दिए। यानी कांग्रेस को जताने की कोशिश है, पुराने सहयोगियों का भी ध्यान रखें। जी, हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता साहिल के पास। साहिल, शरद पवार तो एक बहुत ही पुराने सहयोगी हैं, लेकिन खुद अगर हम पवार की हालत की बात करें, दाग उन पर भी लगे। ये बिल्कुल सही है कि यूपीए 2 में स्कैम के ऊपर स्कैम होते चले गए, लेकिन बिल्कुल बेदाग साफ छवि शरद पवार की रही हो, ये भी नहीं कह सकते। इसीलिए अगर हम 2014 के लिहाज से सोचना शुरू करें तो कैसी स्थिति में है एनसीपी इस वक्त? देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की पार्टी उनके भतीजे अजीत पवार ने करीब करीब अपने हाथ में रख ली है। और अजीत पवार ने जो हाल ही में जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे, मुंबई छोड़कर बाकी जो इलाके हैं वहां पर एनसीपी को एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभारा है। वही अगर दूसरी तरफ कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। और ऐसे में एनसीपी को भी पता है कि अगर उनको अपना दबदबा महाराष्ट्र की सरकार में बनाए रखना है, अगर उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की आस रखनी है या कुछ गठबंधन में ज्यादा चीजें पानी है, तो उनको अपना यह दबदबा बनाए रखना पड़ेगा। यही कहीं ना कहीं उन पर दबाव बन रहा था। महाराष्ट्र के जो उनके सहयोगी है उनके तरफ से भी ये दबाव कहीं ना कहीं बन रहा था। तो इसके वजह से शरद पवार ने ये पूरा सोच समझकर फैसला लिया कि ये मौका है कि यहां पर हम उनको दिखा सकते हैं कि भाई हम भी आपके गठबंधन के पार्टनर हैं और हमको भी आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा। आप अगर पवार की राजनीति पूरी तरीके से देखें तो पवार हमेशा एक चीज कोशिश करके देखते हैं, उनको वो देखना चाहते हैं कि कितना उसको सफलता मिलती है। अगर ये उनका पैतरा सफल होता है तो इसके आगे इस तरीके के झटके यूपीए सरकार को, खास करके कांग्रेस को, वो देते रहेंगे बीच बीच में। अगर उन्हें लगता है कि इसके बावजूद भी उनकी बात नहीं बन पा रही है तो एक बार फिर पवार अपनी बात को वापस ले लेंगे और एक बार फिर कहा जाएगा कि सब कुछ ठीक है यूपीए में। लेकिन ये शुरुआत है, ये कहीं ना कहीं दिखाने की शुरुआत है। उनको देखना है कि कितना कांग्रेस झुक सकती है, उतना झुकाने की कोशिश अब शरद पवार की तरफ से होगी, क्योंकि उनको पता है कि अब जितनी जरूरत शरद पवार को कांग्रेस की है उतनी ही जरूरत कांग्रेस को भी शरद पवार जैसे सहयोगी। जी संदीप, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। खुद ही प्रफुल्ल पटेल ने बात कही थी, शाम को कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक भी है। अब आगे कांग्रेस को भी तय करना है कि कैसे वो शरद पवार को मना कर रखें, उनको बहुत ज्यादा बेकाबू ना होने दें या भड़कने ना दें। क्या लगता है आपको, रणनीति क्या रहेगी? देखिए, कांग्रेस की रणनीति साफ है कि वो एनसीपी को छोड़ना नहीं चाहती है। कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, इसलिए अभी कोई तुरंत बयान नहीं दिया जा रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एनसीपी गठबंधन की सहयोगी है, बनी रहेगी। दोनों पार्टियां कह रहे हैं साफ तौर पर, दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहती। इस बात की बस जरूर संभावना है कि कोर ग्रुप के बाद शायद पवार से बातचीत हो और उनको बताया जाए कि कांग्रेस और क्या क्या कर सकती है। एक प्रस्ताव ये कहा जा रहा है कि शायद उनको सीसी यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का मेंबर बना लिया जाए, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, साथ ही जब फैसले लिए जाए तो उनकी सहमति ली जाए। मुद्दे कई हैं, लेकिन इतना तौर तो साफ है कि कांग्रेस को बताना पड़ेगा पवार को कि वो बड़े भाई की नहीं बल्कि बराबरी का रिश्ता रखना चाहती है। पवार बार बार यही चाहते हैं कि कांग्रेस बड़ा भाई ना बने और उन्हें ना दबाए, बल्कि बराबरी का रिश्ता रखे। जी साहिल भी हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़े हुए हैं। साहिल, ये जो बराबरी का रिश्ता है ये किस हद तक फायदा पहुंचाएगा शरद पवार को? और खासतौर पर अभी कैबिनेट रीशफल की बात चल रही है और ये माना जा रहा है कि शरद पवार शायद और बेहतर महकमों के लिए अपनी बात सामने रख सकते हैं, तो सीधा फायदा इसको उनको रीजनल लेवल पे मिलेगा?
देखिए, पवार का कद जितना बड़ा होगा केंद्र में, उतना उनकी पार्टी को महाराष्ट्र में अपना कद बड़ा बनाए रखने में फायदा होता है। अगर महाराष्ट्र में हम देखें तो कांग्रेस और एनसीपी एक तरीके से बराबर, यानी जो संदीप कह रहे थे कि बराबरी का रिश्ता, बड़े भाई का रिश्ता कांग्रेस के पास नहीं है, भले ही मुख्यमंत्री पद कांग्रेस के पास है, लेकिन उसके बावजूद बराबरी का रिश्ता यहां पर बनाए रखा है। जबकि केंद्र की बात करें तो जाहिर सी बात है कि एनसीपी के पास 10 तक का आंकड़ा भी वो कभी पार नहीं कर पाए हैं। अगर उनके लोकसभा में सांसद हम देखें तो इसके वजह से कांग्रेस ने उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। जब पहली बार मंत्रिमंडल बनाने की बात आई थी तब जो पोर्टफोलियोज की डिमांड एनसीपी की तरफ से की जा रही थी वो डिमांड कभी पूरी नहीं हो पाई। आखिरकार शरद पवार को कृषि मंत्री के तौर पर अपनी बात रखनी पड़ी और कृषि मंत्री के तौर पर उनको अपना कारभार इतने दिनों से, इतने सालों से वो चला रहे हैं। तो जब प्रफुल्ल पटेल की बात हुई, एक कैबिनेट मंत्री पद मांगा गया था, वो मांग मानी गई, लेकिन जो पोर्टफोलियो दिया गया था वो निकाल लिया गया। तो कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि बार्गेनिंग में कहीं ना कहीं कांग्रेस उनको ज्यादा तवज्जो कभी नहीं देती। दूसरी बात अपॉइंटमेंट्स की रही। जब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को चुना गया तब शरद पवार से ज्यादा बातचीत नहीं की गई। उनको बताया गया कि हम पृथ्वीराज चौहान को भेज रहे हैं, जबकि पृथ्वीराज चौहान और शरद पवार के रिश्ते कितने कठिन है ये सब लोग जानते हैं। उनके बीच में कितनी दुश्मनी है वो भी सारे लोग जानते हैं। कई बार शरद पवार उनके बारे में अपनी बात रख चुके हैं, जो इसके पहले के मुख्यमंत्रियों के बारे में उन्होंने इतने ओपनली ये बात नहीं रखी थी। उसके बावजूद भी उनको यहां पर अपॉइंट किया गया। जो गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट्स होती है उसको लेकर भी शरद पवार को लगता है कि उनसे सलाह मशवरा किया जा सकता है, वहां पर भी वही हाल रहे। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ तब भी शरद पवार को लग रहा था कि अन्ना हजारे को इससे पहले भी महाराष्ट्र में देख चुके हैं तो उनकी भी बात कहीं ना कहीं सुनी जाएगी, वहां भी उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया था। कुल मिलाकर जो अहम मुद्दे हैं, अहम फैसले हैं, उनमें शरद पवार को हमेशा दूर रखा जाता है। बड़ा भाई कांग्रेस है, ये कांग्रेस ने कई बार शरद पवार को दिखाया है, भले महाराष्ट्र में वो एक साथ काम कर रहे हैं। जी चलिए, हम आगे बढ़ने से पहले एक बार ये सुन लेते हैं कि जब शरद पवार सोनिया गांधी से मिलकर आए और फिर अपनी पार्टी के नेताओं से मिले तो उनकी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या रही, अभी तक जितना भी सियासी जो हलचल हुई है उसे लेकर। मैंने पहले ही कहा कि जो भी मुद्दे शरद पवार जी ने कल अपने पत्र में प्रधानमंत्री जी को लिखकर भेजा था, उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनसे चर्चा, कल रात को प्रधानमंत्री जी ने, आज सुबह सोनिया जी ने उनसे चर्चा की है। और ये मुद्दे सरकार और यूपीए के आगे के भावी रिश्तों के बारे में और किस तरह से हमने सरकार, इस देश के नागरिकों को एक अच्छी सरकार हमने प्रदान करना चाहिए, उसके दिशा में ये सारी बातें, और दोनों पक्षों के बीच में हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए, इन सारे मुद्दों के ऊपर आपको ये भी स्मरण होना चाहिए कि हम केवल महाराष्ट्र दिल्ली में ही सरकार में नहीं है उनके साथ, कांग्रेस के साथ, हम महाराष्ट्र में भी उनके साथ सरकार में हैं। और ये सारी बातों का कहीं न कहीं कांग्रेस और एनसीपी के रिश्तों में कई जो पहलू होते हैं उसके बारे में भी हमारे कुछ मुद्दे हैं जिनको हमने वहां सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन इसमें जरूर, जैसे कल डीपी त्रिपाठी जी ने भी कहा कि हम कल कैबिनेट में नहीं गए, ये बिल्कुल बात, ये वास्तव है कि हम कल की कैबिनेट में नहीं गए। कुछ हमारे उसमें मुद्दे जरूर हैं जो हम चाहते हैं कि जिसके बारे में कुछ आगे के लिए एक अच्छी उचित दिशा मिले। उसमें कल जो स्पेकुलेशन हुआ है वो मैं समझता हूं कि केवल किसी के रॉन्ग ब्रीफिंग के माध्यम से। चलिए हम सीधे ले चलते हैं आपको हमारे दोनों संवाददाताओं के पास जो इस पूरी स्थिति का आंकलन कर रहे हैं। मुंबई से साहिल जोशी और दिल्ली से संदीप सोनवलकर। संदीप, अगर यूपीए 2 की फंक्शनिंग देखें तो सरकार लगातार मुसीबतों में घिरी है, तमाम घोटाले सामने आए, तमाम स्कैम सामने आए और कोई न कोई संकट खड़ा रहा। लेकिन इसके बावजूद अगर सहयोगियों से कांग्रेस के रिश्तों की बात करें, उनको आप किस तरह से देखते हैं? मुश्किलें बार बार आ रही हैं, खासतौर पर तृणमूल के साथ और अब एनसीपी भी। देखिए, इस बार कांग्रेस की स्थिति बड़ी मजबूत है और कांग्रेस की कम से कम ये परंपरा रही है कि जब वो मजबूत होती है तो सहयोगियों को दबा कर रखती है, और यही इस बार हो रहा है और यही तकलीफ सहयोगियों को लगातार है। सवाल डीएमके का रहा। डीएमके के जब लोग फंस रहे थे तो उन्होंने कहा कि सरकार ने बचाने की कोशिश नहीं की, तो कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अदालत ही तय करेगी कि क्या होगा डीएमके का। इसलिए राजा को जेल जाना पड़ा, डीएमके दूसरे मंत्री को हटना पड़ा। ममता की नाराजगी लगातार रही। ममता कई मुद्दों पर सरकार से झगड़ती रही, कई बार सरकार ने ममता की बात नहीं मानी। एनसीपी को लगता है
के तमाम अपॉइंटमेंट्स हो, खासतौर पर जैसे हाल के दिनों में यदि आप देखें तो फूड सिक्योरिटी बिल पर जब रहा तो एनसीपी को लगा कि उनकी बात नहीं सुनी गई। फिर जहां तक नाबार्ड का जो चेयरमैन जो पवार के सीधे अंदर में आता है, उनको बिना पूछे अपॉइंटमेंट कर दिया गया। पवार की नाराजगी कई बार ये रहती है कि उनके मंत्रालय में भी दखलंदाजी होती है। यहां तक एक्सपोर्ट को लेकर जब पवार बात कहते हैं कि एक्सपोर्ट होना चाहिए तो कांग्रेस के दूसरे मंत्री एक्सपोर्ट को रुकवा देते हैं। पवार को लगता है कि उनके साथ वो रिश्ता नहीं रखा जा रहा जिसके वो हकदार है। इस तरह से रिश्तों में तनाव लगातार बना हुआ है। जरूरत सब सहयोगियों को कांग्रेस की है तो कांग्रेस को भी जरूरत है। हाल के दिनों में बदलाव इतना जरूर आया कि कांग्रेस ने एसपी और बीएसपी को जोड़कर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। इसलिए पवार को लगा कि समय बदल गया है जब वो अपनी ताकत दिखाएं, हैसियत दिखाएं। जी, और ये जो हैसियत और ताकत दिखाने का सिलसिला पवार ने शुरू किया साहिल, उससे उनकी बेटी सुप्रिया सुले को कितना फायदा मिलेगा? अपना पांव जमाने के लिए मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रिया सुले, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि पार्टी की ताकत, जो अहम ताकत है वो केवल महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में फिलहाल एनसीपी चला रहे हैं, अजीत पवार उनके भतीजे चला रहे हैं। युवती कांग्रेस की स्थापना उन्होंने कुछ दिन पहले की थी एनसीपी ने, जहां पर सुप्रिया सुले को एक तरीके से रीलॉन्च किया गया और एक नया उनको एक खेमा दिया गया है जो अपनी बात वहां पर चलाए। लेकिन सुप्रिया सुले के फायदे की बात नहीं है। अगर पूरी तौर पर अगर पार्टी को देखें, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो एनसीपी का अहम मुद्दा था जिसके वजह से एनसीपी बनी थी, विदेशी मूल का मुद्दा, वो अभी रहा नहीं है। तो अब एनसीपी को कांग्रेस से अपने आप को अलग दिखाने के लिए कई बार इस तरीके की बातें करनी पड़ती है। कई बार उनको दिखाना पड़ता है कि वो अलग पार्टी है, भले ही गठबंधन कांग्रेस के साथ है, लेकिन उसके बावजूद उनका अपना वजूद है और वो अपने वजूद के बलबूते पर कांग्रेस को झुका सकती है। ये बार बार मैसेज कहीं ना कहीं उनको देना पड़ता है, जो यूपीए 1 के कार्यकाल में वो बार बार दे रहे थे। लेकिन यूपीए 2 में, जैसे संदीप कह रहे थे कि जब कांग्रेस ताकतवर हो जाती है तब अपने घटक दलों को दबाती है। आईपीएल के समय पर जब शरद पवार पर आरोप हो रहे थे तब कांग्रेस बीच में नहीं आई, सरकार की तरफ से कुछ पहल नहीं की गई, जबकि उनको लग रहा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से या बाकी मिनिस्ट्रीज की तरफ से उसमें अपनी बात साफ कर दी जाएगी और पवार का नाम वहां से निकाला जाएगा। लेकिन उसके बावजूद वो कुछ नहीं हुआ। जब घटक दलों पे आरोप हुआ, शरद पवार पर पर्सनली आरोप हुआ, तब सरकार के तौर पर किसी न किसी तरीके से कोई सामने नहीं आया। ये कहीं ना कहीं खल उनके मन में था। इसी की वजह से अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ताकत दिखाए, जिसकी वजह से कम उनका अपना वजूद बनाए रहे। क्योंकि 2014 भी अब बहुत ज्यादा दूर बचा नहीं है और तमाम सहयोगी दलों के लिए ये शायद जरूरत बहुत अब बड़ी हो गई है कि वो अपनी अपनी ताकत का एहसास कांग्रेस को यूपीए के अंदर जरूर करा दें, और यही कोशिश एनसीपी में देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल और संदीप, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।